वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाटा। शो में होगी वो तमाम खबरें जो दिन का एजेंडा तय करेंगी। साथ ही आपको देश और दुनिया की हर जरूरी खबर से रूबरू कराएंगे। खबरों के साथ कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट्स होंगे। अम्फान तूफान की भी बात होगी, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं जो इस शो का हिस्सा होंगी। बस पर चढ़े सियासी घमासान के बीच पैदल रास्ता नापते मजदूर आपको दिखाएंगे 9 बज गए के इस खास पेशकश में। साथ ही बात बिहार की होगी, जहां की क्वारंटीन सेंटर में डांस और मस्ती की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या है नया विवाद, ये भी आपको दिखाएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात सुपर साइक्लोन अम्फान की करेंगे। साइक्लोन तेजी से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। सुबह करीब 7 बजे तूफान उड़ीसा के पारादीप से महज 155 किलोमीटर की दूरी पर था, जबकि पश्चिम बंगाल की दीघा से अम्फान की दूरी 280 किलोमीटर रह गई है। तूफान की तीव्रता 170 किलोमीटर प्रति घंटे से 200 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच बताई जा रही है। इस तूफान के असर से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश हो रही है। तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दोनों राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासतौर पर तटीय इलाकों का खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। अम्फान को लेकर ऑरेंज अलर्ट इस वक्त पुडुचेरी, त्रिपुरा और मिजोरम में जारी किया गया है और सुपर साइक्लोन इसे नाम दिया गया है, क्योंकि ये एक्सट्रीम सीवियर कैटेगरी में है, यानी कि इसकी तीव्रता बहुत तेज है। और यही वजह है कि हाई अलर्ट इस वक्त उड़ीसा के तटीय इलाकों और असम के भी कई तटीय इलाकों में जारी किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन तटीय इलाकों की जहां पर इस वक्त इस तूफान का असर देखा जा रहा है। आकाश तक उठती लहरें, ये जगत सिंहपुर उड़ीसा की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त तूफान का असर है, जबकि अभी काफी किलोमीटर दूर ये तूफान है, तब इस तरह का असर देखा जा रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने, बालासोर उड़ीसा की, भद्रक उड़ीसा, साथ ही दीघा पश्चिम बंगाल की और साथ ही पूर्वी गोदावरी आंध्रा की, जहां पर इस वक्त तूफान का असर साफ तौर पर तटीय इलाकों पर है। हाई टाइड है वहां पर, यानी कि काफी ज्यादा ऊंची उठती लहरें देखी जा सकती हैं। लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें इवैक्यूएट किया गया है, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दीघा से हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कल से ही मनोज्ञा वहां पर मौजूद है, हमें तमाम अपडेट्स पहुंचा रही हैं। मनोज्ञा, आपने कल भी तस्वीरें दिखाई थी, आज की तस्वीर कल से कितनी अलग है? और जो सुपर साइक्लोन अम्फान आने वाला है, क्या कहा जा रहा है, कब तक हिट कर सकता है और किस तरह की वहां पर तैयारी है इसे लेकर? कल से आज की तस्वीर में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात में होता है, क्योंकि जहां एक और तूफान है तो तूफान का उम्फान और उफान है पूरी तरह से इस समय समुद्र में। समुद्र जिस तरह से उफान पर है, लगातार 8 से 10 फुट ऊंची लहरें हैं। इस समय जो 1 किलोमीटर तक का सफर होता है, जो दीघा के समुद्री तट का इलाका होता है, वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। समुद्र की लहरें ऊपर तक आ चुकी हैं और सड़क पर आकर अपना दबदबा पेश कर रही हैं। अगर मैं ये कहूँ कि प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है और लगातार एक और जहां बारिश हो रही है वहां ये लहरें बता रही हैं कि समुद्र में किस गति से इस समय वेग उठ रहा है और किस गति से ये लहरें आगे बढ़ रही हैं। अगले कुछ घंटों में जिस तरह से चक्रवाती तूफान तटीय इलाकों में आएगा, खासतौर से पश्चिम बंगाल के जिलों में, वो दक्षिण 24 परगना हो, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, कोलकाता के इलाके, हावड़ा के साथ साथ बाकी सारे जिलों में भी इसका असर होगा। तो वहीं दूसरी ओर उड़ीसा के पूरे तटवर्ती इलाकों में हाई अलर्ट है। 8 जिले हैं पूरे तटवर्ती इलाकों में जिन्हें इस समय अलर्ट पे रखा गया है।
14 जिले प्रभावित हो सकते हैं। एक और जहां एनडीआरएफ की फोर्स है, वहीं दूसरी ओर ओडीआरएफ है। तो वहीं बंगाल में पश्चिम बंगाल सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके, लेकिन इस समय कोविड-19 पैंडेमिक है, जिसकी वजह से लोगों को भी डर है कि अगर वो इन सुरक्षित स्थानों पर गए तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रही जाएगी और उसके साथ साथ वहां वो सुरक्षित कैसे रहेंगे। एक और कोविड का कहर है तो दूसरी ओर समुद्र में बढ़ता ये तूफान जो न जाने जिंदगियों को कैसे बीच में फंसा कर रख चुका है। मनोगिया, आप जो तस्वीरें दिखा रही थी वाकई डरा देने वाली हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये माना जा रहा है कि तूफान हिट कर सकता है। मनोगिया, ये कहा जा रहा है एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात की गई हैं जो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं और हम पीछे सायरन की आवाज़ भी सुन पा रहे हैं। जाहिर तौर पर वहाँ पर इस वक्त दहशत का माहौल है, भय का माहौल है। 3 ऐसे राज्य हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, असम है। ऐसे में कहां तक राहत पहुंच सकी है और किस तरीके से तेजी से ये काम चल रहा है? काफी गति से, जिस गति से तूफान बढ़ रहा है उसी गति से सरकार को भी काम करना पड़ रहा है। जहां केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन करके बात की और कहा कि हर संभव मदद दी जाएगी, लेकिन राज्य सरकारों के लिए इस समय चुनौतीपूर्ण समय है। जहां एक और कोविड-19 के लिए उनके अधिकतर फोर्सेज में भी कोविड-19 हो रखा है, उस समय क्वारंटीन की फोर्सेज का इस्तेमाल करना, उनको किस तरह से डिप्लॉय करना, ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। उड़ीसा में भी वही हाल है। उड़ीसा में जिस तरह से तटीय इलाकों को पहले भी यहाँ पर तूफान आ चुका है। मैं पिछले साल फोनी के समय, मई का महीना था जब फोनी का कवरेज के लिए हम पुरी में थे, लेकिन वही लैंडफॉल हुआ था और वो भी एक तबाही का मंजर था। यहाँ ये आगाज है, आने वाले कुछ घंटों में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन समुद्र की जो गतिविधि है इससे ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि जिस तरह से ये उफान बढ़ रहा है, जिस तरह से ये लहरें बढ़ रही हैं, उस तरह से ये कई मीटर ऊंची जाकर आने वाले कुछ घंटों में कई गुना ज्यादा तबाही भी मचा सकती है। साथ ही जो पीछे की तस्वीरें हैं वो दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से अब लहरों का आवेग जो है वो तेज हो चुका है। कल आप वहां पर मौजूद थी, कल एकदम अलग तस्वीर थी, आज एकदम अलग तस्वीर है। ये पीछे की तस्वीर दिखाने की कोशिश करिए मनोगिया। बिल्कुल, समुद्र आपको दिखा दें, पूरी यहाँ तक ऊपर तट तक आ चुका है। ये कम से कम आधा से 1 किलोमीटर ऊपर जगह है। अगर इतनी ऊंची लहरें आकर समुद्र तट तक अपनी थपेड़े देकर ये बता रही हैं, मार्बल के जितने स्लैब्स हैं वो तक टूट चुके हैं। इससे पता लग रहा है कि कितनी गति से और कितने फोर्स से ये लहरें इस समय पूरे किनारे को तोड़ रही हैं। जितने लैंप पोस्ट हैं उनको इस समय इसमें बफर जोन में रख दिया गया है, ये कहकर कि इनसे जितना संभव हो सके दूर रहें। अनाउंसमेंट लगातार किए जा रहे हैं बंगाल सरकार द्वारा और एनडीआरएफ द्वारा कि लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें, समुद्र से जितना संभव हो सके दूर रहें। ये पूरा 10 किलोमीटर का इलाका है जहां करीब 4000 दुकानें हैं। इन दुकानों में जितना सामान था उसे पिछले 24 घंटों में खाली कराने का प्रयास किया गया है। जितना जल्दी हो सके इन्हें खाली कराकर यही रखा गया है कि लोग अपने सामान को लेकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जिससे जब हवा आएगी तो ये टीन की शेड, इसमें रखा सामान उड़ भी सकता है। उड़ेगा तो क्षति पहुंचाएगा और जब हवा में उड़ता हुआ सामान कहां जाकर गिरेगा ये नहीं पता। जब हवा चलती है समुद्र से तो पहले समुद्र की लहरें इस पूरे इलाके को पहले नष्ट करती हैं और उसके साथ साथ हवा इस सारे सामान को दूर दूर तक फेंक देती है। साइक्लोन फोनी में भी यही हुआ था, क्योंकि आज ही ये तूफान तटीय इलाकों को हिट करने वाला है। ऐसे में इस वक्त जो लहरें हैं उनका आवेग तेज है और वो तस्वीरें मनोगिया हम तक पहुंचा रही थी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा की बस को लेकर छिड़े विवाद की, क्योंकि प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को फिर चिट्ठी भेजी है और चिट्ठी में लिखा गया है कि हम कल सुबह से बसों के साथ बॉर्डर पर खड़े हैं। नोएडा गाजियाबाद की ओर जाने पर रोका गया है हमें। आगरा बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने हमें रोक लिया और पुलिस ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू के साथ दुर्व्यवहार भी किया है। आज शाम 4 बजे तक हम यही रहेंगे। मजदूरों को लेकर बस की सियासत अब सड़कों पर आ चुकी है। हमने 1000 लोगों का परमिशन दिया है बसों का। आप गाजियाबाद, बस के लिए है ना, लेकिन बस में ड्राइवर भी होता है, कंडक्टर भी है, चलिए वो है। तो बस अपने आप चलेगी क्या? इसके रजिस्ट्रेशन भी होता है। यूपी राजस्थान बॉर्डर देखते ही देखते जंग का अखाड़ा बन गया।
पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई और मामला गिरफ्तारी तक पहुंच गया। पुलिस ने यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिन पर बसों की गलत जानकारी देने का आरोप है। घटना के संबंध में थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसके संबंध में 2 व्यक्ति को, एक अजय सिंह को और विवेक बंसल को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ चल रही है। बसों की राजनीति आगरा से सटी राजस्थान सीमा तक जाकर तेज हो गई। बॉर्डर पर कांग्रेस बस लेकर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से रोक दिया। फिर क्या था, हंगामा शुरू हुआ। कांग्रेस और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। बसों को रोके जाने से प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर हमला करते हुए तंज मारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हद कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन बसों पर आप चाहे तो बीजेपी का बैनर लगा दीजिए, अपने पोस्टर बेशक लगा दीजिए, लेकिन हमारे सेवा भाव को मत ठुकराइए। ये खींचतान बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर शुरू हुई। दरअसल जिन 1000 बसों की लिस्ट कांग्रेस ने यूपी सरकार को सौंपी थी, उनमें से कई के रजिस्ट्रेशन 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और यहां तक कि एम्बुलेंस के नाम पर थे। एक बस का नंबर दिया गया था संख्या यूपी 83T1006। ये नंबर बजाज कंपनी के एक ऑटो का निकला। RJ14TD1446 नंबर से रजिस्टर्ड गाड़ी को सर्च किया तो ये शेवरले बीट नाम की कार निकली। जब RJ14PD2592 नंबर को सर्च किया गया तो ये नंबर बस की बजाय 3 व्हीलर का निकला। इस लिस्ट में कई वाहन ब्लैक लिस्टेड भी निकले। मुख्यमंत्री जी, वहीं प्रियंका गांधी ने बसों के रजिस्ट्रेशन को लेकर योगी सरकार के आरोपों पर पलटवार किया। प्रियंका ने ट्वीट किया, यूपी सरकार का खुद का बयान है कि हमारी 1049 बसों में से 879 बसें जांच में सही पाई गईं। ऊंचा नागला बॉर्डर पर आपके प्रशासन ने हमारी 500 बसों से ज्यादा बसों को घंटों से रोक रखा है। इधर दिल्ली बॉर्डर पर भी 300 से ज्यादा बसें पहुंच रही हैं। कृपया इन 879 बसों को तो चलने दीजिए। अब जब सियासत का खेल शुरू हो चुका है तो एसपी और बीएसपी भी इसमें कूद पड़े। मायावती ने बसों को तुरंत लखनऊ भेजने की बात कही तो अखिलेश ने यूपी रोडवेज की बसों को चालू कराने की नसीहत दे डाली। उधर दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर 300 बसें मुहैया कराने की बात कही है ताकि मजदूरों को घर भेजा जा सके। मजदूर घर जाने को बेबस हैं। कोई सड़क से पैदल निकल चुका है तो कोई ट्रकों में भर भर कर जा रहा है, लेकिन सियासत का खेल खत्म नहीं हो रहा। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, विडंबना ये है कि जिन मजदूरों तक ये बस पहुंचनी थी अभी तक वहां पहुंचनी नहीं है। बीच में इतना कीचड़ उछल चुका है। कल लिस्ट को लेकर विवाद था, आज जो है बॉर्डर पर बसों को रोके जाने का है। प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि उनके साथ बदसलूकी की गई है। आखिर ये मामला कब सुलझेगा? देखिए नेहा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सियासत कब तक होती रहेगी। चिट्ठी पर चिट्ठी और अब एफआईआर पर एफआईआर शुरू हो चुके हैं और आज पूरे दिन भी इस पर सियासत होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि आज 4 बजे तक वो तमाम गाड़ियों के साथ फिर मौजूद रहेंगे। देखिए, जिस तरीके के लॉकडाउन में तस्वीरें दिखी हैं आगरा और राजस्थान बॉर्डर पर, पूरे लॉकडाउन में किसी तरह के विरोध की कोई तस्वीर अभी तक नहीं दिखी थी, लेकिन इस मुद्दे ने निश्चित तौर पर इस पूरी सियासत को गर्म कर दिया है। ये मौका प्रियंका गांधी और कांग्रेस के पास भी है और उसे छोड़ना नहीं चाह रहे। लगातार 879 बस की वो बात कर रहे हैं कि जब इतने बस ठीक हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि 2 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, एक फतेहपुर सीकरी में और एक हजरतगंज में। फतेहपुर सीकरी में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसके आधार पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है, कांग्रेस के एक और बड़े नेता के साथ साथ। जो एफआईआर दर्ज लखनऊ में हुई है उसमें बाकायदा 420 और 467 यानी कि धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। निश्चित तौर पर या तो सरकार को इन बसों को लेना चाहिए था और नहीं
तो कम से कम जिस तरह की ये सियासत इस वक्त चल रही है वो सियासत सचमुच रुकने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा इस वक्त हाथ लग चुका है और इस मुद्दे को कांग्रेस कतई नहीं छोड़ने वाली। दूसरी बात यह है कि अभी भी लगातार पलायन का दौर जारी है, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि अब पैदल चलते हुए या साइकिल से चलते हुए लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, और अगर कहीं दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें सेंटर्स पर ले जाकर के भेजा भी जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कुमार अभिषेक बता रहे थे कि किस तरीके से सियासत अब भी जारी है, लेकिन मजदूरों तक बस नहीं पहुंची है। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़े आपको अगर बता दें तो 1 लाख के पार कल ही आंकड़ा पहुंच चुका था, इसमें अब इजाफा हो चुका है। कुल केसेस की संख्या 1,06,750 तक पहुंच गई है। 24 घंटे में कोरोना के 5,611 मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 140 लोगों की जान गई है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, लगातार ठीक होने वाले मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, ताजा आंकड़े जो उनकी तरफ से जारी किए गए हैं ये दर्शा रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ रही है, इसी वजह से जो ये ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्लैट नहीं हो रहा है। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी है कि हमारे यहाँ ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी अच्छी खासी है। दिल्ली के पड़ोसी गाजियाबाद की बात करें तो वहाँ जो परसों चौथे रोज तक 22 मरीज कोरोना पॉजिटिव थे, अब वो कोरोना निगेटिव हो गए हैं। तो इस तरह से पूरे देश में, अगर इसको एक नमूना माने, इसको एक मिसाल माने, तो पूरे देश में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि एम्स और बाकी जितने विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने कहा है कि अगला महीना और उससे अगला महीना, जून और जुलाई, ये पीक टाइम होगा। और अभी जो राहत दी गई है उसका क्या असर होगा ये आगे आने वाले 15 दिनों में पता चल जाएगा। लिहाजा ऐसे में अभी भी विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि लोगों को संयम बरतना चाहिए, चाहे पर्व त्योहार का समय हो, लेकिन अपनी सेहत का और दूसरे की सेहत का, एक दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखें। क्योंकि अब यह है कि अब खतरा किसी को, हर एक आदमी को एक दूसरे से खतरा है, लिहाजा इतनी दूरी बना कर रखें। लेकिन मुझे इसमें शक लगता है कि जिस तरह की प्रवृत्तियां चल रही हैं उसमें लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर रखेंगे आगे आने वाले 10 दिनों में। तो ये सारी चीजें संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी देते किस तरीके से आने वाला वक्त अब और ज्यादा क्रिटिकल है, जून और जुलाई में मामले बढ़ सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो एक तरफ यूपी के प्रवासी मजदूरों के लिए राजस्थान से बसें भेजी जा रही हैं और दूसरी तरफ राजस्थान के ही बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं वहां पर, लेकिन उनका आरोप यह है कि उनके लिए कोई इंतजाम ही नहीं है। ये राजस्थान के जयपुर में लगा मजदूरों का एक कैंप है। यहाँ करीब 8,000 मजदूर अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इन मजदूरों में करीब 2,000 लोग यूपी के हैं तो करीब 6,000 मजदूर बिहार के। एक तरफ यूपी के मजदूरों को बसों में भरकर घर भेजने का तो जोर शोर से इंतजाम हो रहा है, लेकिन बिहार के मजदूर की शिकायत है कि उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से पैदल चलकर घर के लिए निकले थे बिहारी मजदूर। देखा जा सकता है बिहारी मजदूरों के कितनी बड़ी संख्या है जो यहाँ पर इनको पकड़ कर लाकर रखा गया है स्कूल में, लेकिन ये सब के सब नाराज हैं कि पिछले कई दिनों से यहाँ रह रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है घर जाने की। हालांकि ये देखा जा सकता है कि हमको दिखाना चाहें कि किस तरह से इनको रखा है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है। लोग एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं, चिपक कर खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई मैंने नहीं। इनका कहना है कि इतनी कड़ी धूप में इस तरह से तंबू के नीचे लाकर रखा गया है। धूप काफी तेज है, 5-5, 6-6 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन बिहार जाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कैंप में मजदूरों की स्थिति देखिए। गर्मी के बीच ये महज तंबू में पूरा दिन बिताने को मजबूर हैं। कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। इस बीच खाने की गाड़ी आती है और लोग टूट पड़ते हैं। एक साथ में ऐसे चिपक के बैठना पड़ता है, आप देख ही रहे हैं। चिपक के बैठना पड़ता है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि इससे बीमारी नहीं फैलेगा।
बाथरूम भी ऐसा बना दिया, सब पूरा बाथरूम भरा पड़ा हुआ है। आधे आधे रास्ते से पकड़ के वापस लाए, बोला कि हम बस पे आप लोगों को भेजेंगे। कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं है हम लोग यहाँ तो पकड़ के खिलाए, व्यवस्था कर लीजिए ना। यहाँ पर खाना खाने के लिए किसी तरह से दौड़ रहे हैं कि कुछ मिल जाए खाने के लिए। ये एक त्रासदी है, देखा जा सकता है। ऐसी त्रासद स्थितियाँ जो कोरोना लेकर आया है कि मजदूर किस तरह से खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कैंप में। उधर यूपी के मजदूरों के लिए गहलोत सरकार की तरफ से श्रमिक बस सेवा शुरू की गई है। कल भी प्रवासी मजदूरों को भरकर यूपी के लिए 30 बसें रवाना हुई। उत्तर प्रदेश जा रहे हैं सर। कितनी बसें जा रही हैं? यहाँ से डेली अभी 15 आई है, 15 और आ रही है। 30 बसें जा रही है हमारी। कल देर शाम उत्तर प्रदेश के मजदूरों को बसों में रवाना करने के लिए खुद डिप्टी सीएम सचिन पायलट मजदूरों के बीच पहुंचे थे। पायलट ने यूपी के मजदूरों को चप्पल, पानी की बोतल और खाने पीने का सामान देकर बसों में बैठा कर रवाना किया। हम चाहते हैं कि गरीब अपने घर पहुंच सके। आज व्यक्ति जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखा है, इतने हफ्तों से परेशान है, अपने घर जाना चाहता है, उसकी मदद करना ना सिर्फ नैतिकता है, उसका संविधान का अधिकार भी है। जो मजदूर घर जाना चाहते हैं उन्हें घर पहुंचाने में मदद का काम सराहनीय है, लेकिन जरूरी ये भी है कि मदद में भेदभाव ना हो। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। शहर शहर से प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर ऐसे मजदूरों की भीड़ है जो पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। देखिए दिल्ली की सड़कों का हाल। सिर पर गठरी लिए मजदूरों का एक काफिला हरियाणा से सीतापुर जा रहा है। मजदूरों के इस जत्थे में पुरुष हैं तो महिलाएं और बच्चे भी हरियाणा में दिहाड़ी करते थे। काम बंद होने के बावजूद करीब 1.5 महीने किसी तरह वहां जमे रहे, लेकिन जब गुजारा मुश्किल हुआ तो पैदल निकल पड़े सीतापुर की तरफ। पिछले 3 दिन से ये लोग यूं ही सड़क नापते जा रहे हैं। अंजू जी कहाँ से पैदल आ रही हैं आप लोग? हरियाणा से। हरियाणा कहाँ से? तो इतने पैदल आ रही, कहाँ जा रही हैं आप लोग? घर जा रहे हैं। घर कहाँ पे है आपका? सीतापुर। मजदूर हो या प्रवासी छात्र, लॉकडाउन ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हमें प्रवासी मजदूरों और छात्रों का एक जत्था मिल गया जो अपने पैसे से बसों से बिहार कूच करने को तैयार था। छात्रों का कहना है कि घर से पैसे मंगवाकर उन्हें 5000 में बस का टिकट लेना पड़ा क्योंकि ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा था। बिहार जाने की बुकिंग की है, 5000 रुपया देना पड़ता है। हाँ जी सर, किशनगंज जाने के लिए खाने का पैसा नहीं है, फिर क्या करें, मजबूर से घर से मंगाना पड़ा पैसे, वही लेके जा रहे हैं। दिल्ली में ये लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, जब से यही है, और उसके पहले 2 महीने रह रहे थे हम। तो अब लास्ट में देखा अब कोई चारा नहीं है, तो इसलिए घर से पैसे वैसे मंगाया और यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग यहाँ स्टूडेंट हैं तो हम लोग के पास तो लगभग 50-40 डेज हो गया, तो जितना भी पैसा था सब खत्म हो गया। उसके बाद जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना था वो भी कर चुका हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है, इसलिए फिर घर से पैसा मंगा के जाना पड़ा। 8,000-9,000 आदमी लाइन पे है सर, उसमें कैसे हो जाएगा? आदमी बहुत परेशान है, इसलिए अपने अपने घर से पैसे मंगा के अब गांव जा रहे हैं सर। तो ये तमाम वो लोग हैं जो अब जो है किसी तरह घर से इन्होंने पैसे मंगाए और अब ये अपने घर जा रहे हैं। ये बसेज हैं, देखिए तमाम जो बसेज हैं खड़ी हैं, ये कुछ ही देरी में यहाँ से चलेंगी और उसके बाद ये जो बसेज हैं ये जो लोग जहाँ जाना चाहते हैं, कई लोग बिहार जाना चाहते हैं, कई उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर फिलहाल देखी जा रही है। कैमरा आलोक दास के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। और आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देते हैं कि 9:30 बजे में आपके लिए क्या है खास।
आपदा को अवसर बनाने की कई कहानियां हैं। जब लॉकडाउन में सारी गतिविधियां बंद हो गईं तो सामान्य था काम छोड़कर इंतजार करना, पर फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने महामारी के माहौल में मायूसी को मिटाने का नुस्खा निकाला। आम दिनों में भारतीय क्रिकेट टीम समेत कई सेलिब्रिटीज के लिए डिजाइन करने वाले मनीष जीवन की सच्चाई बन रहे मास्क में चटक फैशन को जोड़ रहे हैं। देखिए दिलचस्प रिपोर्ट। जरूरी नहीं कि कोई आपदा हो तो उसमें आप जिंदगी जीना छोड़ दें। ये जो रंग बिरंगे मास्क हैं, ये जो तरह तरह के डिजाइनर मास्क हैं, ये यही संदेश दे रहे हैं। कैसे आइडिया आया था? एक्चुअली जब ये सब पूरा पैंडेमिक का एक चल रहा था, आई थॉट कि लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं और इस सर्जिकल मास्क के पीछे भाग रहे हैं और सुनने में आ रहा था कि इसकी कमी भी हो रही है। डिस्पोज करना बहुत बड़ी समस्या थी, आपको धोना बेटर है। बिल्कुल। सो एक तो वो था, दूसरा क्या था कि एक ऐसी स्टोरी में साथ हुई कि जहाँ पे मैं ग्रोसरी शॉप पे सामान लेने के लिए गया और मैंने देखा एक बुजुर्ग आदमी सड़क से उठाया हुआ मास्क पहन रहा था। वो कहीं ना कहीं छू गया। मुझे लगा कि क्यों, मेरे पास इतना कपड़ा है और मैं कपड़े का काम करता हूँ और जहाँ पे कॉटन मास्क एक मैंडेट भी आ चुका है पहनने के लिए, देन व्हाई नॉट, क्यों नहीं मैं इन लोग को ये मास्क दे सकता हूँ। तो मैंने उससे बांटना शुरू किया और तब से वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हो। और हम आपको दिखा दें कि ये अगर ये ब्लेजर आप देखें तो ये BCCI का ऑफिशियल ब्लेजर है, आप उन्हें सप्लाई करते हैं? जी हाँ बिल्कुल। BCCI के ऑफिशियल ब्लेजर्स यहाँ बनते हैं और बहुत सारे उन सेलिब्रिटीज की फहरिस्त भी आपको मिल जाएगी जिनके लिए चीजें होती हैं। लेकिन जैसे ये आप देख रहे हैं, एक ब्रोकेड मास्क मैंने पहन रखा है। तो अभी तक जो कॉटन के मास्क आप देख रहे हैं या फिर ये प्रिंट हम देख लें, बहुत हर एक चीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब बेसिकली जो भी फैब्रिक्स, जो नेचुरल फैब्रिक्स हैं, न्यूट्रल फैब्रिक्स हैं, उनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने इसके अंदर एक पोरस लेयर भी डाली हुई है और अंदर कॉटन की लाइनिंग है सो दैट इट्स स्वेट एब्जॉर्बेंट भी रहे, क्योंकि जो मौसम है, जो ये गर्मी का मौसम है, एटलीस्ट स्वेट वगैरह आपके ऊपर हावी ना हो। मेरा ये मानना है कि अगर उसको आप मजे के साथ पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो हम ये भी समझें कि अभी तक जो डिजाइनर्स हैं, आप जैसे तरह तरह के आप मेन विमेन सबका लाइन हो रहा है और अब हम देख रहे हैं कि आप मास्क को लेके भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं, मास्क एक्चुअली मेरा मानना है कि जो भी अभी बिकम अ न्यू नॉर्मल, सो एक रीजन होना चाहिए लोगों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने का। तो व्हाई नॉट टू क्रिएट समथिंग व्हिच रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी। तो जो भी मेरे क्लाइंट्स रहे हैं, जो भी जिनको मैंने सर्व किया है, उनके हिसाब से उनको म्यूज समझते हुए मैंने ये तैयार किया हुआ है। ये भी एक मास्क के लिए आपने? हमारी जो वेबसाइट है designermask.in, वहाँ पे सारा चीज़ अवेलेबल है। प्लस हम लोग अमेजोन पे हैं, फ्लिपकार्ट पे भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, स्विगी पे हैं, हम लोग अपना MenXP पे भी हैं, ली मार्च पे भी स्टोर पे भी हैं और अगले हफ्ते में हम लोग पूरे कोशिश कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टोर्स में भी आर अवेलेबल। और लास्ट में, जैसे कि हमेशा एक फैशन प्रेडिक्शन एक तरह से कर दिया जाता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, तो हम क्या समझें कि इन जूल्स या बीड्स ऐसे भी? बिल्कुल। अच्छा, ये आपने शुरुआत भी कर दी? हाँ, हमने कर रखा है। Because as I said ना कि जो भी क्लाइंट्स, क्योंकि आई वाज इनटू bespoke clothing to get people and to design as per their personality. So अब मुझे पता कि वो लोग भी मुझसे दोबारा मास्क मांगने लगे हैं। The day one I will say कि I am privileged कि मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ हमेशा से शुरुआत से रहे, तो मुझे पता कि उनको भी ये चाहिए होगा। सो हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू किया हुआ, जहाँ पे कुछ सीक्वेंस वाले, एम्ब्रॉयडर्ड वाले भी हैं, ज्वेल्ड वाले भी हैं, स्टड्स वाले भी हैं, वो सारे हमारे पास में अवेलेबल हैं। और ये धोकर उसके बाद इसमें हम लोग उसको पूरा वॉश करते हैं, प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद भी हमने इसमें डायरेक्टिव दे रखा है इसके ऊपर कि वॉश बिफोर यू यूज। सो दैट्स लाइक आप कोई भी चांस नहीं लेना चाहते कि किसी को भी आप। समस्तीपुर में क्वारंटीन सेंटर में अश्लीलता का तमाशा हुआ। मरीजों के मनोरंजन के नाम पर बार बालाएं बुलाई गई। नहीं, मनोरंजन के वैसे कार्यक्रम नहीं, हम मनोरंजन के लिए हम लोगों ने टीवी लगवाया है अलग से और स्पोर्ट्स के जो हैं वो ये कर रहे हैं। अलग से कोई बाहर से कोई व्यक्ति मनोरंजन का कार्यक्रम करे, ये इसकी अनुमति जिला प्रशासन नहीं देता है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से संक्रमण फैलने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए ये सारी चीज़ें की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर ऐसा पाया जाएगा तो उसके लिए जिला प्रशासन कार्रवाई। ये वीडियो कितना ताज़ा है और दावा कितना सही, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन सवाल ये कि अगर ये मामला क्वारंटीन सेंटर का है तो फिर प्रशासन की सख्ती के नीचे ये आयोजन कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? समस्तीपुर से जहांगीर आलम, आज तक। देहरादून की अब बात करेंगे, जहां के कावली रोड पर एक खाली प्लॉट में खड़े 5 कारों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 5 कारों को काफी वक्त बाद इस आग से काबू पाया गया। इस आग ने पूरी तरीके से कारों को जलाकर खाक कर दिया, साथ में खड़ी कई कारों को चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की मदद ली गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।